नेपाल से काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि नेपाल के अंदर रातों रात गवर्नमेंट चेंज हुई है। इसके बारे में मुझे अभी पता चला, मुझे कल रात से अभी तक पता नहीं था। अचानक रातों रात कैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, कौन नया प्राइम मिनिस्टर बना नेपाल का, इसके बारे में जानते हैं। फिर आपके साथ बात करते हैं कि केपी ओली शर्मा का क्या हुआ और शेर बहादुर देववा का, और कौन सा नया प्राइम मिनिस्टर नेपाल का आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। एक हमारे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया है सडनली। नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है। और 2008 में जब से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, तो वहाँ पर उससे पहले आपको पता है बादशाह हुआ करती थी। तो 2008 से लेकर 2012 तक ये 10वीं मर्तबा गवर्नमेंट चेंज हुई है। इतने छोटे से अरसे में 10वीं मर्तबा हुई है। अब तो नवंबर में इलेक्शन हुए, शेर बहादुर साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और नवंबर में एक प्राइम मिनिस्टर बना है, तो अब दिसंबर के अंदर अंदर दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इस पे आज मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा मुख्तसर टाइम आपका लूं और उसमें आपको ये सारा समझा दूं कि एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ पे। नवंबर में जब इलेक्शंस हुए हैं ना, तो वहाँ पे शेर बहादुर साहब के पास उनकी कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे नेपाल की कांग्रेस पार्टी, और उनके लिए माना जाता है कि ही इज़ अ प्रो इंडिया पॉलिटिशियन। शेर बहादुर साहब के लिए माना जाता है। तो एक राहत की सांस इंडिया में ली जा रही थी कि हमारा बंदा आ गया है, अपना बंदा आ गया। हालांकि नवंबर में ही 29 नवंबर को मैंने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड में आपको बताया था कि ये एक मिथ है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा नेपाल के अंदर शेर बहादुर साहब के आने से, और इंडिया पता नहीं ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएगा और अगेन पहले की तरह वहाँ का सबसे बड़ा जो एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया बनेगा। जैसे पहले होता था जब वहाँ पर बादशाहत होती थी, तो इंडिया यूज टू बी द मेन प्लेयर। तो यहाँ पर इस बार भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा था कि जी वही होगा। लेकिन मैंने आपको 29 नवंबर को बताया था कि ऐसा नहीं होने जा रहा, और उस एपिसोड में मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था कि देखें, प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर साहब जो कि प्रो इंडिया माने जाते हैं। लेकिन शेर बहादुर साहब के होने के बावजूद भी नेपाली आर्मी का जो प्रोजेक्ट था, जो कि नेपाली आर्मी का प्रोजेक्ट बॉर्डर एरियाज में रोड्स बन रहे थे, इंडिया के साथ उनका जो बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पर रोड्स बनने थे। वो जो प्रोजेक्ट था उसमें नेपाली आर्मी भी इंटरेस्टेड थी। वो प्रोजेक्ट मिल गया चाइनीज़ कंपनी को, और मैंने आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताया था कि कैसे मिला था। बिडिंग से सिर्फ एक दो दिन पहले चाइनीज़ कंपनी का नाम उसमें डाला गया था, और इंडियन जो कंपनी थी जो कि महरूम हो गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो कोर्ट में भी चले गए थे। तो मैंने आपको ये इसका एक एग्जांपल दिया था कि देखें कितना ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, कि वो इतना इंपॉर्टेंट तरीन जो कॉन्ट्रैक्ट है शेर बहादुर के होते हुए ले गए चाइनीज़। अब तो हद हो गई है। अब क्या हुआ ये कि ये जो शेर बहादुर साहब की कोalition गवर्नमेंट थी, उनके पास खुद की इतनी सीटें नहीं थी कि वो इंडिविजुअली वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकें। तो उन्होंने क्या किया कि दो तीन पार्टियों को मिला के 278 आई थिंक उनका पार्लियामेंट का टोटल साइज़ है, और उसमें से 138 रिक्वायर्ड नंबर होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। इनके पास थे 89, शेर बहादुर साहब के इनके पास। तो इन्होंने बाकी पार्टियों को मिलाया। उनमें से एक पार्टी थी माओइस्ट सेंटर पार्टी, और उसका जो हेड है उनका नाम शायद पुष्पा कमाल दहल साहब है। नाउ इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पुष्पा कमाल दहल साहब की, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन हुआ यह है कि रातों रात पुष्पा कमाल साहब जो थे, एक पार्टी उनकी जो इत्तेहादी थी शेर बहादुर की, गवर्नमेंट से निकल गए, रातों रात निकल गए। और निकलने के बाद उन्होंने ज्वाइन किसको किया, विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे लगे इस सारी एक्सरसाइज में, जल्दी जल्दी से यूं काम हुआ है। इन्होंने ज्वाइन किया है जाके केपी ओली शर्मा को। केपी ओली शर्मा यूनिफाइड लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी जिसकी है, जिसको इंडिया समझता है कि दिस गाय इज एंटी इंडिया। इंडियन मीडिया उनको रिपोर्ट करता है, हालांकि आई डोंट बिलीव दैट वो एंटी इंडिया नहीं है। उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। उनका जो नुक्ता नज़र है वो सिर्फ इतना ही रहा है केपी ओली शर्मा का कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो बराबरी की बेसिस पे होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा हम में नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उनको फिर भी इंडिया में माना जाता है कि ही इज़ टू मच प्रो चाइना, और उनके विरुद्ध का सबसे बड़ा सबब यह है कि केपी ओली शर्मा जो है वो अपोजिशन में थे, शेर बहादुर के अपोजिशन में। तो उनके विरुद्ध का सबसे बड़ा सब वो जो लिपू लेक और काला पानी वाले जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं नेपाल के, उसके लिए केपी ओली शर्मा कहता है कि ये तो हमें वापस लेने चाहिए, है अभी इस वक्त इंडिया के पास वो इलाके। तो उसका बड़ा हार्ड स्टांस है, सख्त स्टांस है इन एरियाज को लेकर। नाउ
ये जो पुष्पा कमाल दहल था, शेर बहादुर का इत्तेहादी अलाई गवर्नमेंट में, रातों रात निकला है हुकूमत से, और निकल के इसने साइड पकड़ जनाब केपी ओली शर्मा की पार्टी की, यूएनएल पार्टी, जो यूनाइटेड यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी है उसकी, और ये खुद माओइस्ट है पुष्पा जो है ना, कमाल दहल। अच्छा, इसको वैसे इनका जो निक नेम है नेपाली ज़बान में, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। टेरिएबल उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर आप करें, उसका टेरिएबल नाम बनता है, टेरिएबल। वो एक रशियन भी था ना, किंग एवियान द टेरिएबल, कुछ इस तरह का इनका भी नाम है, टेरिएबल। अब उनको टेरिएबल क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है, वो मैं थोड़ी देर में आपको सुनाता हूँ। लेकिन पहले आप ज़रा ये समझ लें कि ये जो भाई साहब हैं, जो कि नए इनके पीएम बने हैं, उनकी जगह पे, शेर बहादुर की जगह पे, हाँ, इनका नाम था, ये उनका निकनेम है अभी जो इनके जो बने हैं ना, बी अ गोरिल्ला फाइटर। ये आपको जानकर हैरत होगी, ये गोरिल्ला फाइटर थे, और ये 240 साल से वहाँ पर जो नेपाल के अंदर बादशाहत थी, किंगडम था 240 ईयर्स से लेके, और जो कि 2008 में ख़त्म हुआ है, इस किंगडम को गिराने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका प्ले की, जो सबसे बड़ा रोल जिस बंदे ने प्ले किया, वो ये है जो कि अब इनका पीएम बना हुआ है। ये पहली बार नहीं बना, 3 बार बन चुका है। 2008 में बना था, 2016 में बना था, थोड़े थोड़े अरसे के लिए, और अब बना है ये 2022 में, लेकिन एक अरेंजमेंट के तहत बना है। ये और केपी ओली शर्मा बारी बारी ये पीएम बनेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, होंगे इत्तेहादी। 2025 तक ये होगा, ये जो अभी जो बने इनके, तो ये 2025 तक होगा, और उसके बाद केपी ओली बनेगा। नाउ ये बंदा असल में गुरिल्ला फाइटर था, 10 साल जंगलों में रहा है, 10 साल बादशाह के खिलाफ इसने, वो माओइस्ट था, चेयरमैन माओ का फॉलोअर, उनको माओइस्ट कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी से ही यूँ समझिए कि उनका ही एक फ्रिक्शन है। चेयरमैन माओ की, ये जो चाइना का फादर ऑफ द नेशन था, उसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था, और ये माओइस्ट है, इसका इत्तेहादी लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट है, ये जो केपी ओली शर्मा। दोनों में फ़र्क है। कम्युनिज्म के 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक मार्क्सिस्ट है, उससे ही मिलता जुलता लेनिनिस्ट है, लेकिन दूसरा माओइस्ट है। माओइस्ट जो होते हैं वो चाइना से क्लोज होते हैं, ये ज़्यादा क्लोज है चाइना की, केपी ओली शर्मा से भी ज़्यादा। इसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो चेयरमैन माओ वाली आइडियोलॉजी है। तो इन्होंने ये कर दिया है, गवर्नमेंट बना दी है, और वो भी रातों रात, विद इन फ्यू आवर्स। अब इसकी खुद की जो स्ट्रेंथ है ना, अच्छा, ये 10 साल जंगलों में रहे हुए थे, 1996 से लेके 2006 तक गवर्नमेंट के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ लड़ता रहा। कौन बादशाह? जिसको इंडिया सपोर्ट करता था, इंडिया किंगडम को सपोर्ट करता था नेपाल के अंदर। 2008 में फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, वो जो गिरा है, इनका बादशाहत गिरी है वहाँ पे। तो ये बंदा जो था, 17,000, बड़ी ब्लडी सिविल वॉर थी, लोगों को पता ही नहीं। नेपाल को समझते हैं कि छोटा सा मुल्क है, लेकिन आप नेपाल की तरह हिस्ट्री तो उठा के देख लें, नेपाल बड़ा एक पॉलिटिकली जो है ना लाइव कंट्री रहा है, वहाँ पे जिंदा है, बिल्कुल जान है उसके अंदर पॉलिटिकली, शुरू से लेके। जब वहाँ पर बादशाहत भी थी तो वहाँ के लोग बड़े पॉलिटिकली, यूँ समझे कि उनमें अवेयरनेस हुआ करती थी। 17,000 जो थे वो जमहूरियत लाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ पर उन्होंने जान दी है, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं। ये जो माओइस्ट थे, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ते थे, इनका नुक्ता नज़र कुछ डिफरेंट है। तो ये एक समझने की बात है। अब होगा क्या आगे? इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे हिसाब से। उनको ये लग रहा था कि शेर बहादुर इज़ बेटर फॉर अस, और वो वहाँ पर जो है वो हमें एक सपोर्ट करेगा, और कम से कम ये वाला फ्रंट हमारा जो है, देखिए ना, इंडिया चारों तरफ से इस वक्त घिरा हुआ है ना। अगर आप देखें तो उनके चारों तरफ से चाइनीज़ आके बैठे हुए हैं हर मुल्क के अंदर। नेपाल में भी आ गए थे। नेपाल में जब केपी ओली शर्मा आया था तो इंडिया और इनकी पहली बार झड़प होते होते रह गई थी, बल्कि तकरीबन झड़प हो गई थी बॉर्डर पर। ये भी हुआ है, केपी ओली के दौर में हुआ था, बिकॉज केपी ओली गिव अप करने को तैयार नहीं है, लिपू लेक और काला पानी के जो इलाके हैं। अब ये इनकी पार्टी जो है, नए जो इनके बने हैं प्राइम मिनिस्टर, इनके खुद के पास सिर्फ 32 सीटें हैं मेरे ख्याल से, 275 की पार्लियामेंट में सिर्फ 32 हैं, ज़्यादा सीटें नहीं हैं। केपी ओली के खुद के पास आई थिंक 76 सीटें हैं। दोनों की मिला के भी 138 वाली मेजॉरिटी नहीं बनती, तो इन्होंने बहुत सारी और छोटी छोटी पार्टियों को मिलाया हुआ है अपने साथ। इस तरह उन्होंने एक मखलूत गवर्नमेंट बनाई। ये पहले जो प्रो इंडिया बंदा जिसको समझा जा रहा था, वैसे वो भी प्रो इंडिया नहीं था, आई डोंट थिंक सो। उन्हीं के दौर में चाइना को इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो मेरे हिसाब से वो भी प्रो इंडिया नहीं था, वो बैलेंस करके चल रहा था। हाँ, इंडिया को थोड़ा सा
वो एक फेवर दे सकते थे। ट्रेडिशनली उनका जो झुकाव जो थे वो थे, चाइना को इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना उनका सबसे बड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है और चाइना उनके साथ ट्रेड बढ़ाने में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन अब तो जो सिचुएशन पैदा हो गई है वो काफ़ी चैलेंजिंग है इंडिया के लिए, एंड आई थिंक उनको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस दोबारा रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये आई थिंक ये दोबारा उनके लिए वही सिचुएशन बनने जा रही है जो कि के पी ओली शर्मा के दौर में थी, जब बॉर्डर पर फोर्सेज आमने सामने खड़ी हो गई थी। तो इसके बारे में ये बहुत आज ये डेवलपमेंट हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। तो मैंने आज इतना रात हो गई है तो फिर भी मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूं। इसके बारे में जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो मैं कल इसके बारे में मज़ीद बात करूंगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये जो वीडियो है वो शेयर ज़रूर करिएगा अपने सर्कल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा। देखो मैं आपको बताऊं इसमें नेपाल के अंदर, तो नेपाल के अंदर पिछले 3-4 दफ़ा इस तरह हो चुका है कि इत्तेहादी जो है ना 2-3 पार्टियां मिलकर जो है ना इलेक्शन जब हो जाता है तो 2-3 पार्टियां मिलकर जो है ना गवर्नमेंट बनाती है नेपाल के अंदर। पूरी वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, पाकिस्तान के अंदर में ये भी रिसेंटली अंदर तकरीबन कोई 15-16 पार्टियां मिलकर कर रही है। तो अभी तक जो गवर्नमेंट चली थी वो शेर बहादुर देवबा और के.पी. ओली शर्मा की थी। तो उन्होंने क्या सीन किया था कि 2.5 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, 2.5 साल तक दूसरा। जब के.पी. ओली शर्मा का टाइम पूरा हो तो के.पी. ओली शर्मा गवर्नमेंट से नहीं उतर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है हटाया और नया प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा बना। और जबकि अभी नए इलेक्शन हुए तो नए इलेक्शन के जो आंकड़े आए, जो नंबर्स आए वो काफी डिफरेंट थे। कोई भी इसमें सेक्युलर बंदा, मतलब एक भी बंदा जो है अलग से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि सबके पास इतने सीटें नहीं थी। तो अब ये जो बंदा अभी नया प्राइम मिनिस्टर बना है तो इसने क्या सीन किया कि जो शेर बहादुर देवबा की जो गवर्नमेंट थी ना उनसे कटला और इधर जो है इस साइड पे आ गया। हाँ, और रातों रात उन्होंने गेम चेंज कर दिया। 2.5 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर 2.5 साल के बाद के.पी. ओली शर्मा बनेंगे। तो बात यहाँ पे वही है ना कि यहाँ पे के.पी. ओली शर्मा का सिक्का चला। मैंने आपको लास्ट कई वीडियोस में बताया, इलेक्शन से पहले भी मैंने आपको बताया था कि नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा तो के.पी. ओली शर्मा होगा ही होगा, चाहे वो अभी बने चाहे वो बाद में बने। बट उनकी पार्टी की जो ना गवर्नमेंट बनी है और ये नेपाल के लिए काफी बेटर है, बट इंडिया के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। उनकी वजह आपको बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।